नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और हमारी इस खास पेशकश में आज आपकी मुलाकात एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह से। उनकी खूबियां पहले आपको बता दें कि वो निदेशक हैं एम्स के, लेकिन एक बच्चों से जुड़ी हड्डियों की बीमारी में उनकी विशेषज्ञता भी है। और सबसे अहम बात है कि वो बच्चों की ऐसी बीमारी जो उनकी हड्डियों से जन्मजात जुड़ी रहती है और उस एज तक रहती है जहाँ तक बच्चे सर्वाइवल रहते हैं, उसके लिए उन्होंने कई नए ये कहें कि एक्सपेरिमेंट भी किए और नए हॉस्पिटलिटी भी देने की कोशिश की, इससे पहले जहाँ वो पिछले संस्थानों में थे। अब वो एम्स के डायरेक्टर हैं। तो आज एम्स की बात नहीं करेंगे, आज उनकी स्पेशलिटी की बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपके विषय में ही जानना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपका स्पेशलाइजेशन, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं आप, लेकिन पीडियाट्रिक ट्रोमा में आपकी एक्सपर्टनेस है। तो आखिर ये इस तरह जाने का क्या एक प्रयोजन रहा आपका? देखिए, जब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था तब मैंने ये पाया कि हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज जो बच्चे जो हड्डी के रोग से ग्रसित थे, उन बच्चों को हमारे ओपीडीज़ में और ट्रॉमा सेंटर में उनकी वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी, क्योंकि हमारी अटेंशन कहीं ना कहीं बड़े लोगों की बीमारियों के इलाज में ज़्यादा लगती थी, और बच्चे क्योंकि खुद उस बात को मांग नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते थे। तो लगभग एक तिहाई जो हड्डी से ग्रसित बच्चे हैं, जो मरीज़ हैं, उसका एक तिहाई जो है वो बच्चे होते हैं। और एक तिहाई बच्चों को हम लोग यदि ठीक से अटेंशन नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी स्पेशलिटी के लिए नुकसान है। यही सोचते हुए मैंने अपने आप को जो बच्चों से संबंधित हड्डी के रोग हैं उसमें अपने को स्पेशलाइज किया। उसके लिए मैं बाहर विदेश यूनाइटेड किंगडम में भी गया। मैंने यहाँ पे भी इंडिया में भी कई सेंटर्स में गया, मैंने सीखा। फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में रहते हुए मैंने इसके लिए एक स्पेशल पाठ्यक्रम तैयार किया, और इसको उस समय एमसीआई होती थी, अब एनएमसी है, उसको हमने दिया कि इस पे एक अलग विभाग की स्थापना होकर अलग से पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे कि एक्सपर्ट्स पूरे देश में आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 500 550 लोग ही इस विषय का इलाज करने के लिए हैं, और अधिकतर दक्षिण भारत से और पश्चिम भारत से लोग हैं। तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, उसमें इस प्रकार की स्पेशलिटी के लिए एक्सपर्ट्स नहीं है। यही जानते हुए, यही सोचते हुए मैंने इस स्पेशलिटी पे काम किया। बच्चों की बात सर हम कर रहे हैं, तो एक एज ग्रुप फिक्स होता होगा सर बच्चों में कि जन्म से लेके कितने साल तक ये बच्चों में जो हड्डियों की बीमारी है ये बड़ों से भिन्न रहती हैं? ये हम लोग एक मतलब जन्म से पैदा होते ही 18 साल तक के जो भी होते हैं मरीज़, उनको हम पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स में लाते हैं। 12 साल तक हम उनको बच्चा बोलते हैं, और फिर 12 साल के बाद 18 साल तक वो एडोलेसेंट में चले जाते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं बड़ों से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो 16 से 18 साल में ये ग्रोथ का पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है, तो 16 से 18 के बाद जो है हम इनको एडल्ट की तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। बच्चों में सर जन्मजात बीमारियां ऐसी होती हैं हड्डी से रिलेटेड, या फिर बीच में भी ऐसी कोई बीमारियां होती हैं जिनको लगता है कि इनको दिखाना ज़रूरी है? ज़रूर। देखिए, बच्चों जो हैं वो जन्मजात बीमारियां बहुत प्रकार की होती हैं। उसमें कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि बच्चों का किसी हड्डी का कोई पोर्शन या जोड़ का कोई पोर्शन पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता है, और कई बार पैरों में, हाथों में टेढ़ापन, या उनकी गर्दन में, कमर की हड्डी में टेढ़ापन, ऐसी बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियां हैं जो एक फैमिली में कई लोगों को चलती हैं, और उससे उनका जो जीवन की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब होती है। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि जो कि जन्म के आनुवांशिक होती हैं लेकिन तुरंत जन्म के बाद दिखाई नहीं पड़ती हैं।
धीरे धीरे वो बीमारियां जो हैं, कुछ जब बच्चा 2 साल का 3 साल का होता है, जैसे कि उसमें ये कमी हो कि वो बैठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, या नेक होल्डिंग, गर्दन को संभालने की जो प्रक्रिया है वो लेट होती है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो आनुवांशिक होती हैं और जो मदर से और फादर से या उसकी फैमिली से बच्चे को प्राप्त होती हैं। क्लब फुट सर क्या होता है? ये कौन सी बीमारियों से जुड़ा हुआ रहता है? देखिए, क्लब फुट जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जन्म से जब पैदा होता है तो उसका पैर जो होता है वो टेढ़ा होता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। नॉर्मली बच्चे जो पैदा होते हैं वो उनका पैर सीधा होना चाहिए, जो कि ज़मीन पे जब पड़े तो वो सीधा पड़े। लेकिन ये मुड़े हुए पैर होने की वजह से बच्चा जो है ठीक प्रकार से खड़ा नहीं हो सकता, और यदि हम उसको वैसे ही छोड़ दें तो उस टेढ़ेपन की वजह से वो विकलांगता की तरफ निकल जाता है और वो पैरों में उसके परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसको कई कई सारी इसकी वजह हैं, लेकिन 50% आधे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें सही वजह हमको पता नहीं लगता और हम उनको इडियोपैथिक क्लब फुट कहते हैं। ये सर जो बीमारियां हैं, ऐसा क्या एहतियात बरतें हैं माँ बाप, या क्या महिला गर्भवती हों जब ऐसी कोई एहतियात बरतें हैं जिससे बच्चे को ये कम से कम इन बीमारियों से छुटकारा मिले या निजात मिले? देखिए, जो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, यदि किसी फैमिली में चल रही हैं तो जो माँ बाप हैं, जो पोटेंशियल फ्यूचर माँ बाप हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हो सकता है कि उनका बच्चा में इस बीमारी के होने का रिस्क और आम जनता में जो बच्चे होते हैं उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने कुछ ऐसे अनुसंधान किए हैं कि जब गर्भवती महिला हो तो उसके ब्लड से हम लोग कुछ ऐसी जांचें कर सकें जिससे ये पता लग सके कि क्या इस बच्चे में इसकी होने की संभावना है, पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चा गर्भ में होता है तो अल्ट्रासाउंड से भी बहुत सारी बीमारियां हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, और यदि ऐसी कोई गंभीर आनुवांशिक बीमारी पता लगे तो हम लोगों को उस पर तुरंत विचार करना चाहिए कि क्या वो प्रेगनेंसी चलनी चाहिए या रुकनी चाहिए। लेकिन जो क्लब फुट या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें यदि बच्चा बीमार, डिफॉर्मिटी के साथ पैदा भी जाता है, लेकिन उसका इलाज करके उसको सही बनाया जा सकता है, तो कुछ एक डर या हवा बन के घबराहट माँ बाप में नहीं होनी चाहिए, लेकिन सचेत जरूर रहना चाहिए ऐसे माँ बाप को, और अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के स्पेशलिस्ट जो महिलाएं हैं वो स्पेशलिस्ट को दिखाएं, तो बहुत सारी बीमारियों को हम लोग पहले से पता कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आनुवांशिक बीमारियां जो हैं वो हमारे वातावरण से भी संबंधित होती हैं। तो सरकार को और हम सब लोगों को वातावरण में जो पोल्यूशन है उस पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियां बढ़ रही तो इसमें हड्डी से संबंधित बीमारियां भी सर पॉल्यूशन इसका कारण हो सकती हैं। जी बिल्कुल, पोल्यूशन में जैसे कि हमारे यहाँ पे आपको मालूम ही है कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसमें जो जो धुआं निकलता है उसमें कहीं ना कहीं लेड की, शीशे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो लेड होता है ये जब हम लोग सांस से इसको लेते हैं तो जो मदर और फादर में वो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे आनुवंशिक फैक्टर्स हैं मदर में और फादर में उनको अफेक्ट करता है, और मदर के माध्यम से मिल्क से भी बच्चे को शरीर में जाता है। तो वो पीरियड बच्चे का जिसमें कि उसकी ग्रोथ होनी है, वो कहीं ना कहीं उसको ये जो लेड है या और भी हैवी मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके शरीर में पहुंचते हैं, जिससे कि उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो जाती है और बीमारियां उसको पकड़ सकती हैं। बच्चों में सर, छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें कैसे माँ बाप पता लगाएं, क्योंकि वो मूवमेंट तो करते नहीं, बच्चे बता भी नहीं सकते हैं, तो उनको किस समय ये जानकारी लग जाती है, या वो कैसे पहचानें कि बच्चे को कुछ ना कुछ दिक्कत है? चाहे वो पैर में, जैसे आपने कहा, टेढ़ापन तो दिखाई देता है, लेकिन और भी कुछ दिक्कतें हों हड्डी से संबंधित, तो वो कैसे पहचानें? देखिए, 2-3 चीज़ों को मैं बोलूँगा जो कॉमन चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। एक होता है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी होता है कि जन्म जब बच्चा पैदा होता है तो किसी वजह से यदि बच्चे पैदा होने वाले बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई
तो उसका ब्रेन जो है वो डेवलप थोड़ा कम होता है या नहीं डेवलप होता है, जिसकी वजह से बच्चे को जब माएँ मालिश करें या उसको कपड़े पहनाती हैं तो उनको लगेगा कि उनका शरीर, हाथ और पैर बच्चे के में उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ही तनाव है, उनमें तने हुए हैं। यदि ऐसे जो बच्चे, यदि उनको ये लगे कि उनके शरीर में कुछ ज़्यादा तनाव है, तो आप समझिए कि हो सकता है कि वो एक सेरेब्रल पाल्सी का मरीज़ हो। इसी के साथ जो बच्चों में जब जैसे दांत निकलने का समय, उनके बैठने का समय, उनके खड़े होने का समय, चलने का समय, यदि किसी वजह से अपने समय के अनुसार वो लोग नहीं उन काम को कर पा रहे हैं, तो तब भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कहीं हो सकता है कि अंदर कोई कमी हो। तीसरी बात ये कि जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको नैपी पहनाई जाती है और उसकी जो सफाई वगैरह की जाती है, उस समय ये ध्यान देना चाहिए कि यदि किसी पैर में छोटापन, बड़ापन, पतलापन या ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई पड़े तो शक जरूर करना चाहिए और किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। कभी कभी सर ये होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं, 4-5 साल से बड़े हो जाते हैं, वो चलते चलते अचानक लड़खड़ाने लगते हैं, या फिर वो जल्दी थक जाते हैं, उनको लगता है कि हमें घुटनों में दर्द हो रहा है या मसल्स में पेन हो रहा। तो ये सिर्फ मसल्स के पेन होते हैं या इसमें कुछ ऐसा भी है कि कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण भी छिपे होते हैं? जी बिल्कुल, दोनों ही तरीके के जो बच्चे होंगे वो उनकी प्रेजेंटेशन यही होगी कि वो बच्चे चलते हुए लड़खड़ा जाएंगे, जल्दी गिर जाएंगे, थकावट महसूस करेंगे। तो पहले तो ऐसे बच्चों को, यदि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो, जिससे उनकी बच्चों की जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही हैं। लेकिन कैल्शियम विटामिन डी देने के बाद भी यदि ये इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि किसी पीडियाट्रिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, कि हो सकता है कि नसों के वजह से भी ये बीमारी इस प्रकार की हो। विटामिन डी की सर आपने बात की, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको ऐसे पीलिया के कुछ लक्षण दिखते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको धूप में सुबह से सेक दिया करो या धूप में ले जाया करो तो शायद ठीक हो जाए। तो विटामिन डी देने का सबसे अच्छा क्या, सुबह से धूप ठीक है या फिर मेडिसिन? देखिए, ऐसा है कि जो जन्म होने के बाद जो पीलिया की बात की, वो नॉर्मल पीलिया होता है कि जो 4 से 5 दिनों में अपने आप या हफ्ते भर में अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई पीलिया यदि इससे ज़्यादा रहता है तो उसको इलाज की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि जैसे कि आपको सबको पता ही है कि पहले 6 महीने बच्चे को माँ के दूध पे रहना चाहिए। तो यदि माँ अपने डाइट का ध्यान रखती है, अपने सन एक्सपोजर का ध्यान रखती है, तो प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम बच्चे में अपने आप पहुंच जाएगा। उसको आपको किसी भी तरीके से अलग से देने की वो सही समय आवश्यकता। क्या होना चाहिए सर धूप में ले जाने का? हाँ, जब धूप में ले जाने की बात हो तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में। हफ्ते में कम से कम 3 बार 20 से 25 मिनट एक्सपोज़र होना चाहिए बॉडी का। कपड़े बहुत ही कम पहने या ना पहने, उस प्रकार से। और दूसरी चीज़ ये कि शीशे के अंदर बैठ के जो धूप आती है उसमें उसके जो धूप के जो अच्छे इफ़ेक्ट हैं जो कि विटामिन डी बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो यदि आपको सन एक्सपोजर देना है तो आपको शीशे के अंदर बैठ के नहीं, बाहर निकल के आपको देना चाहिए। बच्चों में, बच्चों की हड्डियों में और बड़ों की हड्डियों में, आपने तो सर, आप चूंकि आप एक एक में एक्सपर्ट हैं और एक के आप डॉक्टर हैं, तो वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है कि बड़ों की हड्डियां ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहती हैं बजाय बच्चों के, कि बच्चों की हड्डियां बहुत रिस्केबल रहती हैं, कि माँ बाप को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, बच्चों की हड्डियाँ जो है उसमें कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो कि हड्डियों को की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि कोई भी चोट ऐसी गंभीर ना हो कि जो इस पोर्शन को डैमेज करे, तो हड्डियाँ होती हैं बच्चे की, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। वो छोटी मोटी चोट को आसानी से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, हड्डियां कहीं ना कहीं ज़्यादा कमज़ोर होती जाती हैं। तो बच्चों और बड़ों की हड्डियों की जो टूटने की वो है चोट,
वो बच्चों में ज़्यादा चोट होना पड़ता है, ज़्यादा पावर लगनी पड़ती है जिसमें जो हड्डी को तोड़ सके। बड़ों में जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, छोटी सी भी चोट हड्डी को तोड़ सकती है। बच्चे कभी-कभी ऐसा होता है सर कि बच्चे पैदा होते हैं और उनमें एक पूरी हड्डी का पोर्शन ही नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं सर? और ये इसका इलाज क्या संभव है? देखिए, ऐसे बच्चे जिसमें एक पूरा एक चाहे वो जांग है, चाहे वो पैर है, या कोई एक हिस्सा उसका नहीं है, अमेलिया बोलते हैं कि एक पोर्शन बिल्कुल गायब होता है जन्म से। उसका देखिए पूरी तरीके से तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जो चीज़ नेचर ने नहीं बनाई आप उसको नए सिरे से बना नहीं सकते हैं। लेकिन अ, इस प्रकार के जो आर्थोसिस होती हैं, आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, वो बहुत सारी जगहों पे हम लोग उसको दे सकते हैं, जिससे कि नॉर्मल लाइफ तो नहीं लेकिन नियर नॉर्मल लाइफ बच्चा कर सकता है और माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ऐसा हम लोग काफ़ी हद तक बना सकते हैं। बोन कैंसर के लक्षण भी क्या सर बच्चों में पाए जा सकते हैं? और पाए जा सकते हैं तो कैसे, अब इन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करें माँ बाप, क्योंकि ये तो बाहर से दिखने वाली चीज़ें हैं नहीं। बिल्कुल, बोन का जो ट्यूमर है या कैंसर है, ये एक बहुत ही गंभीर चीज़ है और बहुत ही जल्दी बढ़ती है। इसलिए माँ बाप को बहुत सजग होना चाहिए और डॉक्टर्स को भी बहुत सजग होना चाहिए। कोई भी ऐसा सूजन, कोई ऐसी गांठ, कहीं पे भी हड्डी में ऐसी दर्द जो कि ना तो इन्फेक्शन की वजह से है ना ही चोट की वजह से है, तो उसमें कैंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो गांठ होते ही आपको, माँ बाप को, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर को स्पेशलिस्ट को भेजना चाहिए। और कहीं पे भी बोन में या जॉइंट में ऐसा दर्द जो कि बुखार के साथ नहीं आया या गंभीर बुखार के साथ नहीं आया या चोट के बिना आया, उसमें भी कैंसर के बारे में सोचना चाहिए और बिना समय खराब किए उसको तुरंत किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। बच्चों की बढ़ने के साथ साथ सर ऐसा होता है क्या कि जब हड्डियां बढ़ती हैं, आकार लेती हैं या विस्तार लेती हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी, हल्का दर्द या थकान, ये बच्चों में आम बात होती है या फिर इसे भी गंभीरता से लेना पड़ेगा? नहीं, यदि बच्चों का ग्रोथ पीरियड चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि 12 से 13-14 साल तक बच्चे ग्रोथ पीरियड में होते हैं, यदि उनके खान पान में ठीक प्रकार से कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन नहीं मिलता है, तो उनके शरीर में इस प्रकार के हड्डियों में दर्द होना या थोड़ी सी कमजोरी महसूस करना, जल्दी थक जाना हो सकता है। ये इसको बहुत गंभीर तो मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइलाज है। आप इस थोड़ा सा भी ध्यान देंगे खान पान पे। और दूसरी बात, एक और चीज़ होती है कि जो ये ग्रोथ पीरियड है जो कि 10 से 14 साल तक का है, इसमें सडनली बच्चा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें हाइट गेन करता है, उसकी लंबाई एकदम से बढ़ती है। ऐसे समय में जब जो उसकी खेलने की जो प्रक्रिया है, उसमें यदि वो बहुत ज़्यादा ऐसे गेम खेलता है, जैसे स्पोर्ट्स, फील्ड स्पोर्ट्स कहते हैं, जैसे फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, जिसमें या दौड़ दौड़ भाग करने वाला हुआ, तो उसमें कई बार एक्स्ट्रा पेन हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जिसको कहना चाहिए वार्म अप। खेलने से पहले थोड़ा वार्म अप होना पड़ेगा, तो इस तरीके के पेन को ख़त्म किया जा सकता है। एम्स भोपाल में भी सर आपका एक बड़ा कॉन्सेप्ट, छोटा सा प्लान है बच्चों को लेकर, तो क्या एम्स भोपाल में ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड यदि बीमारी से संबंधित बच्चे आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं और क्या विस्तार करने वाले हैं आप? क्योंकि पहले जिस संस्थान में आप रहे वहाँ तो आपने बता दिया एक पूरा विभाग ही खोल लिया था। बिल्कुल, हम लोग एम्स में भी इसी अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ मंडे और सोमवार को और बुधवार को 2 दिन इस प्रकार के बच्चे जो कि आर्थोपेडिक की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनके लिए स्पेशल ओपीडी होती है। और बुधवार को तो मैं खुद बैठता हूँ ऐसे मरीजों को देखने के लिए। और यहाँ पे यदि ऑपरेशन या किसी भी और तरीके के प्लास्टर या किसी और भी प्रकार की जो भी सुविधा की ज़रूरत है, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे हैं। और तीसरी चीज़ ये कि ऐसे स्पेशलिस्ट और ज़्यादा बने देश को, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो हम लोग
एक सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम भी एम्स में शुरू करने जा रहे हैं, उसको MCH पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि MCH पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जरी यदि में MCH शुरू हम लोग करेंगे तो नए नए डॉक्टर्स मिलेंगे, जिससे कि एक समय के बाद ये कमी कम हो जाएगी। बच्चों की एक स्पेशल यूनिट का भी प्लान है सर, उसकी कहाँ तक बात आगे बढ़ी? देखिए, हम लोग एपेक्स पीडियाट्रिक सेंटर, एक ऐसा सेंटर बनाने की सोच रहे हैं कि जिसमें एक ही छत के नीचे, चाहे वो आनुवांशिक बीमारियां हों, चाहे वो चोट लगने वाली बीमारियां हों, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे वो कैंसर हो, उसके लिए चाहे वो उनको इलाज कराना है, चाहे उनको जांचें कराना है या और सर्जरी कराना है, हर प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे बच्चों को मिलें। ये ऐसा एक सेंटर हम लोग बना रहे हैं, जिसको हम लोगों को हमारी जो वो है जो मीटिंग्स हम लोगों ने की हैं उसमें हम लोगों को परमिशन भी मिल गई है, और गवर्नमेंट के सामने हम लोग जो इसके लिए बजट के लिए हम लोग मांग उठाने जा रहे हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि यदि ये सेंटर बन गया तो वो सेंट्रल इंडिया का पहला ऐसा सेंटर होगा जिसमें एक ही छत के नीचे बच्चों को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट, और वो भी उच्च क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलेगा। जी सर, आप भी ओपीडी में जाते हैं, जैसा आपने जिक्र किया, एक दिन आप भी देखते हैं ऐसे पेशेंट्स को। अमूमन ऐसा होता है कि आप तो एम्स के डायरेक्टर ही हैं, आवश्यकता भी नहीं है, ना भी देखें तो भी कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये देखने की वजह मोटिवेशन या बच्चों में समझते हैं आप कि यहाँ पर उनको आपकी ज़रूरत है, या फिर जो आपका स्टाफ है उसको मोटिवेट करने के लिए कि आप दिन भर तो ये काम करेंगे जो एम्स के डायरेक्टर का है, और एक समय पर्टिकुलर आप एक दिन देंगे कि ओपीडी में एज ए डॉक्टर कि हम भी अपना जिम्मेदारी से काम करें? जो भी आपने बताया वो सभी वजह है। मोटिवेट करना भी मेरा मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मोटिवेट करूं। दूसरी बात, मेरे साथ जो बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, उनको मैं पढ़ाता भी हूँ और मरीज़ भी देखता हूँ। तो वो एक समय ऐसा है कि जो जो मैंने सीखा है, जब तक मैं अपने आने वाली जनरेशन को नहीं दूंगा तो वो कहीं ना कहीं उसका कोई लाभ नहीं है। और तीसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है यदि मैं वहाँ खुद बैठूंगा तो मरीजों के प्रति ज़्यादा जस्टिस हो पाएगा, और जो मेरी सालों की 20 साल की लगभग तपस्या है, मैं उसका कुछ ना कुछ अनुभाग यहाँ के MP के मरीजों को भी दे पाऊँगा। हिप डिस्प्लेसिया सर एक बीमारी होती, क्या बच्चों में ऐसी संभावना होती क्या उस बीमारी की होने? जी, हिप डिस्प्लेसिया एक ऐसी बीमारी है, जन्म से ही बच्चे का जो कूल्हे की हड्डी होती है वो ठीक से बनी नहीं होती, और वो कूल्हा अपनी जगह से हटा हुआ होता है, उतरा हुआ होता है। तो ये एक बीमारी है जो बहुत बड़ी डिसेबिलिटी होती है, और यदि सही समय पे उसको डायग्नोस कर लिया जाए तो हिप डिस्प्लेसिया बिना ऑपरेशन के सिर्फ एक स्पेशल बेल्ट आती है, उसको पहना के उसको ठीक किया जा सकता है, नहीं तो ऑपरेशन करके भी उसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सर और कुछ जो सुविधाएं हैं एम्स में बच्चों से रिलेटेड, तो आपने अभी वर्तमान में वो तो आपने एक्सटेंशन बता दिया, आपका एक सपना है और वो आप साकार करेंगे जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं। आपका स्टाफ ही बताता रहता है कि सर 24/7 वर्किंग मोड में रहते हैं। अब अभी हाल फिलहाल यदि बच्चों को इस बीमारी से संबंधित या हड्डी की बीमारी से संबंधित एम्स में क्या सुविधाएं मिल सकती हैं जिससे कम से कम लोगों तक जागरूकता आए कि वो अगर उनके पास ऐसे संबंधित बच्चे हैं या उनके बच्चे बीमार हैं तो वो यहाँ आए? देखिए, मेरा एक स्पष्ट रूप से मानना है कि बीमारी का इलाज तो हर प्रकार की बीमारी का इलाज एम्स में ऑलरेडी है। उसको और अच्छे व्यवस्थित रूप से हम दे सकें, ये मेरी कामना है। लेकिन इसके साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ आपसे बात कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एम्स तक नहीं आ पाते, या माँ बाप एम्स तक नहीं आ पाते। हम लोग उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। समय समय पर हम ऐसे स्क्रीनिंग कैंप गांव में दूर जाके लगाते हैं, और जो हमारे ट्राइबल एरिया है हम उनको भी करते हैं। जल्द ही आपको पता लगेगा कि हमने 2 गांव और 2 स्कूल, जो उससे संबंधित स्कूल हैं, उनको अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने का मतलब है कि हम लोग वहाँ पे समय समय पे जाएंगे, वहाँ के बच्चों को और गांव को हम देखेंगे, और जो हम इलाज वहीं दे सकते हैं हम वहाँ देंगे, और जिनको यहाँ पे चाहिए हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे। तो जो हमारा सोशल आउटरीच है वो अब एक अभिन्न अंग बनने जा रहा है। और उसी के साथ जैसे कि कुछ समय पहले आप लोगों को ज्ञात होगा
कि हमारे यहाँ जो आयुष विभाग है उसने स्वर्ण प्राशन जो है शुरू किया, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो यदि इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी होगी, स्वस्थ बच्चा होगा, तो उसमें इस प्रकार की बीमारियों के होने के चांसेस कम होंगे। मेरी ये ऐसी आशा है कि ये जो हम लोगों ने आयुष विभाग ने हमारे एम्स भोपाल ने शुरू किया है, इसका अच्छा इफेक्ट आने वाले कुछ समय में ज़रूर दिखाई पड़ेगा। रिकेट्स एक बीमारी का नाम है सर, वो क्या होती और इसके प्रारंभिक लक्षण और इसके निदान उपचार क्या कैसे मिलेगा यदि बच्चे प्रभावित हों इससे? तो देखिए, रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को जो हड्डियों को ग्रोथ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। यदि ये विटामिन डी या कैल्शियम ना मिले तो हड्डियों में ग्रोथ नहीं होगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। बच्चे यदि आप देखें तो वो उनकी ग्रोथ मतलब वो हाइट नहीं होगी, छोटे रह जाएंगे, जिसको बोनापन या गैठापन कहते हैं वो रहेंगे। और उनके जैसे दांत हैं वो सही समय पे दांत नहीं निकलेंगे। इस प्रकार की बीमारी जो होती है इसको रिकेट्स कहते हैं, और ये बहुत ही सरल है इसको ट्रीट करना। सिर्फ आपको हफ्ते में 3 बार सन को एक्सपोज कराना है विटामिन डी के लिए। खाने पीने में ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आप हफ्ते में 4 दिन एक केला बच्चे को खिला दें, और जो अंकुरित दालें हैं यदि आप उनका सेवन कराएं, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को किसी भी प्रकार में दें, तो ये रिकेट्स की बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। एक्सीडेंटल केसेस में सर ऐसी बहुत सारी क्रिटिकल हो स्थिति बन जाती हैं, तो एम्स में क्या ऐसी फैसिलिटी है कि यदि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सीरियस मैटर हो जाता है? अब एक्सीडेंटल केस में तो सर हड्डी भी हो या चोट कहीं भी हो सकता है बच्चे को, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल सकता है? बिल्कुल, हमारा ट्रॉमा और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पूरे 24 घंटे सातों दिन पूरे साल भर चलता है, जिसमें डॉक्टर्स नर्सेस सभी ट्रेंड हैं। हम लोग बीच बीच में ट्रेनिंग भी कराते रहते हैं कि जो नई नई विधाएं निकल रही हैं, जो नए नए टेक्निक्स निकल रही हैं, उनसे वो बच्चे जो डॉक्टर्स हैं वो उससे एक्सपोज हो सकें। तो किसी भी गंभीर से गंभीर एक्सीडेंट का इलाज हमारे यहाँ संभव है, और हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं। बोन कैंसर यदि बच्चा लगता है कि ऐसे लक्षण हो, तो प्राथमिक इलाज ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं माता पिता, या फिर पहले उसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लें कि कम से कम एक बेसिक नॉलेज मिले, इसके बाद आगे बढ़ें? देखिए, प्रायः ये देखा जाता है किसी भी प्रकार का यदि आपको गांठें हैं जिसमें आप कैंसर सोच रहे हैं, या ब्लड कैंसर भी एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, उसके शरीर में हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो सबसे पहले बच्चे को पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के रोग के जो विशेषज्ञ हैं वहाँ जाना चाहिए। और यदि उनको लगता है कि हड्डी में से संबंधित कोई जोड़ किससे संबंधित गांठ है या कोई ऐसी बीमारी है, तो सीधे वो ट्रीटमेंट करके हड्डी वाले डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। फिर वो अपने आप भेज देंगे? वो अपने आप बताएंगे जी। चलिए सर, आपने हमारे लिए बहुत समय निकाला, लेकिन यदि हम आपसे कुछ ना पूछ पाए हों, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं, तो आप कुछ सलाह देना चाहें हमारे दर्शकों को, या जो वास्तव में ऐसे अवेयरनेस के लिए जो सफ़र करते हैं माँ बाप, उनको नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, उनके लिए? देखिए, मैं सबसे 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि वैक्सीनेशन जो है हमारा टीकाकरण, वो बहुत ही हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मिलता है, और यदि हम सही समय पे टीकाकरण कराएंगे तो बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से हम उनको बचा सकते हैं। तो टीकाकरण से डरना नहीं चाहिए। यदि टीकाकरण के बाद कभी बुखार वगैरह भी आ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे के खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 6 महीने तक माँ अपना दूध दे, और उसके बाद घर में जो भी बनता है सबके लिए वो सारी चीज़ों को बच्चों को दे, क्योंकि संतुलित आहार ही एकमात्र रास्ता है शरीर को स्वस्थ रखने का। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलने कूदने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और सन एक्सपोजर होना चाहिए। आजकल जो जंक फूड है उससे बचना चाहिए, और जो ये फ़ोन
पे लगे रहते हैं बच्चे, उससे कहीं ना कहीं माँ बाप को रोकना चाहिए। यही मेरा एक निवेदन है। टीकाकरण से सर एक सवाल और याद आ गया कि कोविड के दौर को भी हमने देखा। कोविड के बाद क्या बच्चों में ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बच्चों का बढ़ गया है, कम से कम बोन से रिलेटेड? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोविड के रिजल्ट पे अभी स्टडी चल रही हैं, कोई भी कंक्लूजन अभी निकालना बहुत प्रीमेच्योर होगा। लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं आता है कि हड्डी से संबंधित, बच्चों की हड्डी से संबंधित कोविड के बाद कोई चीज़ नई पैदा हुई है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह। उनकी जिस यानी विधा में स्पेशलाइजेशन है, देखिए उन्होंने बताया कि बच्चों को कैसे आप सिक्योर रखें, कम से कम हड्डी की बीमारियों से रिलेटेड। और उनका डेडिकेशन आप देखिए कि वो चाहते तो ऑर्थोपेडिक से और आगे जाते, लेकिन बच्चों में उन्होंने ऑर्थोपेडिक की बीमारियों के बारे में सोचा और जहाँ पिछले संस्थान में रहे आप, वहाँ पर एक विभाग ही डेवलप किया। अब कुछ डॉक्टर्स एक्सपर्ट तैयार करने की उनकी प्लानिंग है और हमारी शुभकामनाएं कि आप इस विधा में और आगे और अच्छे डॉक्टर आएँ, क्योंकि देश में देखिए उन्होंने बताया बहुत लिमिटेड डॉक्टर हैं इस बीमारी के। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह से। अगली बार हम फिर एक किसी एक्सपर्ट से आपको मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे और उनकी बताई हुई जो बातें होंगी वो आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू पर बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव और अपने साथी जितेंद्र यादव के साथ महेंद्र विश्वकर्मा, DNN न्यूज़ भोपाल।